हाय वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग? तैयारी अच्छे से चल रही है ना? 2-3 दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करे थे। एक पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करा था जिसमें आप लोग टॉपिक वाइज सिलेबस को अच्छे ढंग से समझ सको और उस हिसाब से अपनी तैयारी कर सको। उसी वीडियो में मैंने आप लोगों को कहा था कि करंट अफेयर्स भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और मैं भी आप लोगों के लिए कुछ वीडियोस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन में बिल्कुल भी कोई कमी ना रहे। उसी बात को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स मंथली करंट अफेयर्स यहाँ पे क्लासेस मैंने शुरू करी हैं और एक ही वीडियो में पूरे मंथ की करंट अफेयर करना यानी कि बहुत लंबे ड्यूरेशन की वीडियो को बनाना होता है। तो मैंने डिसाइड करा कि अलग अलग टॉपिक्स को लेके मंथली वीडियो हम बनाएंगे तो भी कोई बात नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बोर भी नहीं होगी और आप लोगों तक सारी बातें टू द पॉइंट डिटेल में पहुंच जाएंगी। तो इसी कड़ी को शुरुआत करते हुए आज के साथ आप लोगों के लिए मैं पहली वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम डिफेंस सेक्टर के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बहुत सारे क्वेश्चन रिलेटेड टू डिफेंस आते हैं, चाहे फिर वो बायलेटरल या फिर मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेज के हों या फिर डीआरडीओ या फिर अदर एजेंसीज ने कुछ नया इन्वेंशन करा हो, नई मिसाइल हो, नया वेपन हो, उसका जो सक्सेसफुल टेस्ट हुआ हो या फिर कोई मीटिंग हो जिसमें डिफेंस मिनिस्टर्स या फिर डिफेंस सेक्रेटरी इन्वॉल्व रहे हों। उन्हीं सभी न्यूज़ पे हम डिस्कस करेंगे। तो अप्रैल मंथ में मेजर रूप से 10 ऐसी मोटी खबरें थी जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले। चलिए स्टार्ट करेंगे, एक एक करके इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अपने नोटबुक को निकाल लीजिए, उसमें पॉइंट नोट करते चलिए। ये सारी की सारी PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम पे भी जुड़ना ना भूलिएगा। चलिए, पहला आप लोगों के सामने जो मेजर न्यूज़ थी जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं वो थी कि इंडियन नेवी की जो पूर्वी लहर एक्सरसाइज थी, जैसा कि आप लोग नाम से ही जान सकते हैं, ये इंग्लिश में भी इसी तरीके से लिखा गया है, पूर्वी लहर। तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट डायरेक्शन का पता ही है, पूर्व पश्चिम, यानी कि पूर्व क्या होता है हमारा ईस्ट। अगर जिसको थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो वो ध्यान से देखे। पूर्वी लहर यानी कि पूर्व का मतलब होता है ईस्ट। तो ये कहाँ पे कंडक्ट करवाया गया था? ईस्ट कोस्ट पे कंडक्ट करवाया गया था। तो ये जो हमारा ईस्ट कोस्ट है, भारत का ईस्ट कोस्ट है, वहाँ पे ये इंडियन नेवी द्वारा ईस्टर्न कमांड जो है उन्होंने ये इंडियन नेवी की एक्सरसाइज पूर्वी लहर कंडक्ट करवाई गई थी। और ये अप्रैल 20 को, इस पे जो मेजर पॉइंट है वो मैं साथ साथ लिखता हुआ चलूंगा। तो अप्रैल 20 को था। डेट आप लोगों को बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत है नहीं। तो आप लोगों से इसमें क्वेश्चन जो बनता है वो यही बनेगा कि भाई पूर्वी लहर एक्सरसाइज इनमें से किसने कंडक्ट करवाई थी? तो इंडियन नेवी। और कहाँ पे? ईस्टर्न कोस्ट पे कंडक्ट करवाई थी। तो इसमें जो इंडियन नेवी के शिप्स, सबमरीन्स और जो फाइटर जेट्स कौन से होते हैं? जो फाइटर जेट जो आपका जो शिप होता है जिसके ऊपर एयरक्राफ्ट कैरियर जिन्हें कहा जाता है, तो वो सारे इन्वॉल्व हुए थे। और एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी इंडियन नेवी की जो कंडक्ट करवाई गई थी। मल्टीपल फेजेस थे, बेसिकली 2 फेजेस थे, जिसमें एक टैक्टिकल फेज था जिसमें टैक्टिकल चीज़ों पे एनालिसिस करा गया था। दूसरा वेपन फेज था, जैसे कि आप लोग यहाँ पे इमेज देख रहे हो कि एक ये शिप से जो इनकी मिसाइल है वो लॉन्च करी गई थी। तो ये वेपन फेज की फोटो है। तो यहाँ पे ये पूर्वी लहर आप लोगों को पता होना चाहिए कि ईस्टर्न नेवल कमांड किसने कंडक्ट करवाया था? ईस्टर्न नेवल कमांड ने। तो ये हमारे इस वीडियो की पहली खबर थी जो कि अप्रैल 20, 2024 में यहाँ पे पूर्वी लहर नाम से एक्सरसाइज करवाई गई थी। सेकेंड न्यूज़ पे चलते हैं। इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल फ्लाइट टेस्टेड। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझनी है। सबसे पहली बात तो ये जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, इंडिजिनस का मतलब होता है कि स्वदेशी तकनीक, जो कि आप लोगों को पता है कि भारत एक आत्मनिर्भर बनना चाहता है डिफेंस सेक्टर में। जितने भी यहाँ पे बड़े बड़े वेपन्स हैं, चाहे बड़े बड़े व्हीकल्स हैं, वो सारे के सारे व्हीकल्स हों, चाहे वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हों, एयरक्राफ्ट हो, चाहे फिर वो कोई भी मिसाइल वगैरह हो, उन सभी में वो स्वदेशी तकनीक से आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। तो उसी कदम पे एक ये टेक्नोलॉजी के साथ क्रूज मिसाइल, ये जो सेकंड पॉइंट है समझने वाला, क्रूज मिसाइल क्या होता है? ये मिसाइल होती है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये जो मिसाइल है क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल को इस तरीके से समझें कि जैसा कि आप लोगों ने कि एवेंजर्स मूवी में देखा होगा कि एक ऐसी मिसाइल होती है जो लो लाइंग, मतलब आप लोगों ने देखा होगा शहरों के बीच में बड़ी बड़ी इमारतें हैं, इमारतों से भी, उसके ऊपर से भी नहीं, उन्हीं के नीचे साइड से ये क्रूज करती हुई मिसाइल जाती है। तो लो लाइंग, लो अपने हाइट पे ये ट्रैवल करती हैं और ये टारगेट अचीव करने में बहुत सक्षम रहती हैं। जो एक इनके इस मिसाइल में कंप्यूटर जनरेटेड, यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटेड, यहाँ पे कंप्यूटर के सहारे से जो
इनको टारगेट दिया जाता है उनको अचीव करने में ये बहुत टू द पॉइंट रहती हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी थी जिसके तहत ये क्रूज मिसाइल टेस्ट करी गई, ये किसके द्वारा निर्मित थी? तो ये थी डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे ITCM, इसे क्या बोला जाता है? ITCM यानी कि इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल। ठीक है, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज कहाँ पे है, ये कहाँ से लॉन्च करा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, ये जो टेस्ट रेंज है ये आप लोगों को पता होना चाहिए कहाँ पे है? उड़ीसा के कोस्ट में है, उड़ीसा कोस्ट। तो ये उड़ीसा जो अपनी स्टेट है इंडिया में, उड़ीसा जो स्टेट है वहाँ पे उसके कोस्ट पे ये इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, ITR है, वहाँ पे इसका सफल प्रशिक्षण किया गया जो कि 18 अप्रैल को किया गया था। डेट अगेन आप लोगों को याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, एक चीज़ जो ध्यान रखनी है कि ये जो सक्सेस हुआ है इससे फ़ायदा क्या होगा? इस सक्सेस से फ़ायदा ये होगा कि ये डेमोन्स्ट्रेट करा गया था एक तरीके से कि भाई अपनी जो तकनीक है, आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जितनी भी ये जो भी चीज़ें डेवलप करी जाती हैं DRDO द्वारा या फिर कोई और ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, तो एक बार जब ये डेवलप करी जाती है तो उसमें 4 से 5 साल इसको लगातार टेस्ट करा जाता है, अलग अलग कंडीशंस पे उसके डेटा एनालिसिस करे जाते हैं ताकि इसको एट द एंड हम जब यूज़ में लें, यानी कि इसको डिप्लॉय कर दे अपने अलग अलग जगह पे जहाँ पे भी इसका यूज़ होना है, तो वहाँ पे इनको जब डिप्लॉय करने से पहले बहुत बार टेस्ट करा जाता है। तो ये फिर से टेस्ट करा गया, ये पहले भी टेस्ट करा गया था। अब इस टेस्ट के बाद जो लॉन्ग रेंज, इसकी जो रेंज बढ़ाने की जो बात है, इस तरीके की जो मिसाइल होती हैं उनमें जो रेंज बढ़ाने की बात है वो यहाँ पे सफलतापूर्वक मानी गया है कि इसमें जो इम्पोर्टेंट जो टेक्नोलॉजी लगी है वो लगी है स्मॉल टर्बोफैन इंजन, स्मॉल टर्बोफैन इंजन, और 2024 के एंड तक, इस साल के एंड तक जो लॉन्ग रेंज है उस पर भी काम करना शुरू कर देंगे DRDO। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, जिसका ये एक यूं कहें कि ये उसका एक स्टेप है जिससे उसको अचीव करा जा सकेगा। थर्ड है इंडिया उज्बेकिस्तान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। इंडिया उज्बेकिस्तान की जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये उसका 5th एडिशन डस्ट लिक, DUSTLIK, ये इस एक्सरसाइज का नाम है। ये आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि डस्ट लिक किस किस देश के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कंडक्ट करवाई जाती है। तो ये इंडिया और उज्बेकिस्तान की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये 5th एडिशन है। ये है इस एक्सरसाइज का 5th एडिशन है ये, और हर साल होने वाली एडिशन है ये, यानी कि हर साल होने वाली एक्सरसाइज है। सबसे पहला जो एडिशन था वो 2019 में, फर्स्ट जो एक्सरसाइज थी वो 2019 में हुई थी और वो उज्बेकिस्तान में ही हुई थी, वो उज्बेकिस्तान में हुई थी। जिस तरीके से आप लोगों को जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज याद करनी है ना, तो एक चीज़ ध्यान रखना है हमेशा कि जब भी कभी बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, यानी कि 2 देशों के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं, वो हमेशा एक बार उस पहले वाले देश, यानी कि मान लो एक बार इंडिया में होंगी, अगली बार उज्बेकिस्तान में होंगी, फिर इंडिया में होंगी, उससे अगली बार उज्बेकिस्तान में होंगी। तो एक कंट्री के लिए बाइन एनुअल हो जाता है, यानी कि हर 2 साल में होने वाला, और दोनों का कंबाइंड देखा जाए तो ये एनुअल हो जाता है क्योंकि हर साल एक्सरसाइज हो रही होती है, पर उस जगह पे उस देश में वो 2 साल में होती है एक बार। तो 5वां भी आप लोगों का उज्बेकिस्तान में हुआ है। फर्स्ट एडिशन तो था वो भी उज्बेकिस्तान में था। अब इसमें इंपॉर्टेंट एक और आ जाता है कि 2023 में कहाँ पे हुआ था? 2023 में हुआ था, इंडिया में हुआ था, और इंडिया में जो एक्सरसाइज हुआ था वो कहाँ होता है? वो इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है आप लोगों का, क्योंकि जो ये एक फॉरेन ट्रेनिंग नोड है, ये एक फॉरेन ट्रेनिंग नोड, इंडिया ने एक डेडिकेटेड प्लेस डिसाइड करा हुआ है जहाँ पे जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं फॉरेन मिलिट्रीज के साथ। तो फॉरेन ट्रेनिंग नोड है, ये उत्तराखंड में है। ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। वहाँ पे ये एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई गई थी 2023 में। ठीक है, थोड़ा सा उसके बारे में भी जानना जरूरी था। इस बार यहाँ पे आप लोगों की ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई गई थी ये उज्बेकिस्तान में कंडक्ट करवाई गई थी। यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनता है कि उज्बेकिस्तान की कैपिटल सिटी क्या है?
उज़्बेकिस्तान की कैपिटल सिटी क्या है? ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट डाउन जरूर करना। हिंट दे देता हूँ, उज़्बेकिस्तान की जो कैपिटल है उस पे बेस्ड एक मूवी इंडिया में बन चुकी है और वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है। जो कैपिटल है वो हमारी हिस्ट्री को डिफाइन करता है। उस जगह से हमारे देश की जो हिस्ट्री है और आज का जो प्रेजेंट है वो बहुत बदल गया, काफ़ी चेंजेस आए और काफ़ी मेजर पार्ट है उसका इंडिया की हिस्ट्री में। तो यहाँ पे आप लोग जानना कि कैपिटल क्या है, नहीं पता हो तो ढूंढना, पता हो तो कमेंट डाउन जरूर करना। यहाँ पे इंडिया की तरफ से इस साल जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी, इन मिलिट्री एक्सरसाइज का उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य यही होता है कि भाई दोनों मिल के साथ, दो देश मिल के साथ कोई भी ज्वाइंट ऑपरेशन अगर फ्यूचर में कभी करेंगे तो उससे पहले एक दूसरे की कंपैटिबिलिटी चेक हो जाती है कि हम कितने एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे की जो टेक्निक है उसको समझना, साथ मिल के काम करना। साथ ही साथ यहाँ पे जोग्राफिकल जो कंडीशंस होती हैं उसको भी ध्यान में रखा जाता है। तो इंडिया उज़्बेकिस्तान की जो जोग्राफिकल कंडीशंस हैं, जैसे इंडिया में तो हर तरीके की जोग्राफिकल कंडीशंस मिल जाएंगी, तो यहाँ पे जो डस्ट लिक इस साल जो एडिशन हुआ, इसमें जो माउंटेन एरिया है वहाँ पे कोई कोवर्ट ऑपरेशन अगर चलाना हो तो किस तरीके की तैयारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे इंडिया से इस बार गढ़वाल रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट करा था। गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट। गढ़वाल राइफल रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट करा और यहाँ से लगभग यूं कहें कि 45 आर्मी सोल्जर्स थे जिन्होंने दोनों देश की तरफ से पार्टिसिपेट करा। 10 से 15 दिन तक ये चली थी पूरी एक्सरसाइज। तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया ये एक्सरसाइज रहती है बायलैटरल। तो नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी थे वो याद रखने हैं। उज़्बेकिस्तान में हुआ था, कैपिटल सिटी क्या है उज़्बेकिस्तान की, किस मिलिट्री रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट करा, तो गढ़वाल राइफल रेजिमेंट ने। क्वेश्चन नंबर 4, सक्सेसफुल ट्रायल ऑफ इंडिजिनस मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वेपन सिस्टम। ये भी अप्रैल में एक और सक्सेसफुल टेस्ट हुआ था जो कि डीआरडीओ द्वारा ही कंडक्ट करवाया गया था। डीआरडीओ ने ही इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम को यहाँ पे डिज़ाइन और डेवलप करा। ये किस तरीके का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, इसको समझो तो एक तरीके से मान लो कि सामने टैंक आ रहा है। अब उस टैंक में, आज के जो टैंक है उसमें ऐसी क्षमताएं हैं कि जो मिसाइल्स होती हैं वो उस पर टकराएंगी, अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी। तो उसको भेदने के लिए ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हैं, और वो भी सिर्फ एक ऐसा नहीं कि टैंक के द्वारा ही दूसरे टैंक को उड़ाया जा सकेगा। तो ये पोर्टेबल, यानी कि मैं या फिर कोई भी, मतलब मैं या कोई भी, यानी कि जो भी सोल्जर होगा, बात को और भावनाओं को समझिए, तो जो सोल्जर होगा वो अपने कंधे पर इस लॉन्चर को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकेगा। ये मैन पोर्टेबल, यानी कि आदमी द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाने वाला एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वेपन सिस्टम है। उसको यहाँ पे इस तरीके से फिट कर दिया जाएगा। कई होते हैं कि शोल्डर पे रख के ही चला दिए जाते हैं, तो मे भी शायद ये उस कैटेगरी में आता है कि जिसको रख के भी चला सकते हैं और अपने शोल्डर पे लेके भी चला सकते हैं। और ये गाइडेड मिसाइल है, यानी कि इसमें भी वही सेम सिस्टम है जो कि आपने पहले देखा था कि आप एक कंप्यूटर जनरेटेड यहाँ पे एक लोकेशन इसको फीड करते हैं, मतलब एक तरीके से टारगेट सेट करते हैं और वो कंप्यूटर गाइडेड वहाँ पे ये मिसाइल टारगेट को हिट करता है। तो यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने बताई कि ये अगेन डीआरडीओ द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अब इसको क्या बोला जाता है, MPATGM, अगेन मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वेपन सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे ये कंडक्ट कहाँ करवाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट, इस देश की जो बहुत इंपॉर्टेंट भूमि है, क्या है वो, पोखरन। पोखरन बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास में बहुत सारे पॉइंट पोखरन से आएंगे। तो पोखरन कहाँ पे है, ये राजस्थान में है। राजस्थान की जो देवभूमि कहें, क्योंकि अपना देश पूरा देवों से, देवभूमि ही कहेंगे पूरे देश को, सिर्फ मैं उत्तराखंड को नहीं कहूँगा, हर जगह अपने यूँ कहें कि जो मिट्टी है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, देश अपने लिए इम्पॉर्टेंट है, तो जो भूमि है वो देवभूमि ही है, भारत माता है। अब ये जो पोखरन की धरती है जहाँ पे अपना हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट बताती है, जो अपना डिफेंस सेक्टर किस तरीके से हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी और उनके साथ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, क्योंकि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी PM थे और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जिनको मिसाइल मैन के रूप से जाना जाता है, उन्होंने पोखरन की धरती पे ही सक्सेसफुल परीक्षण किया था। किसका करा था वो आप लोगों को कमेंट में बताना है।
ठीक है, आगे मैं बताऊंगा और क्या क्या चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखने वाली थी तो यही थी कि भाई जो आप लोगों को बताया मैंने कि किस तरीके से मॉडर्न जो टैंक्स हैं उनको कैसे ध्वस्त करा जाए, उससे एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, DRDO द्वारा बनाई गई है, डिज़ाइन एंड डेवलप है, और इससे जुड़ी हुई जो भी बात थी वो पोखरण राजस्थान से थी। ठीक है, अगला एक्सरसाइज गगन शक्ति, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक्सरसाइज गगन शक्ति 2024। एक्सरसाइज गगन शक्ति इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स का सबसे बड़ा एक्सरसाइज, बिगेस्ट लार्जेस्ट एक्सरसाइज, लार्जेस्ट एक्सरसाइज, जिसमें 11,000 से ज़्यादा, 11, जी बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सुना, 10 से 11,000 के आसपास IAF पर्सनल्स यानी कि जो एयरफोर्स के सोल्जर्स हैं उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा। 11,000 लगभग यहाँ पे पार्टिसिपेशन था इंडियन एयरफोर्स के यहाँ पे पर्सनल्स का, सोल्जर्स का। गगन शक्ति अगेन आप लोगों को जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि गगन यानी कि आकाश यानी कि एयरफोर्स। एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है वो ध्यान में रखने वाली है कि लार्जेस्ट एक्सरसाइज थी, हुई कहाँ पे थी, ये भी आप लोगों की पोखरण में हुई थी। जैसा कि मैंने बताया पोखरण की धरती हमारे देश के लिए बहुत शुभ और बहुत ही यूँ कहें कि ऐसी धरती है जहाँ पे इस देश को आज इतना काबिल बनाया है कि अपने जो दुश्मनों से लोहा किसी भी टाइम लेने को तैयार रहता है। तो पोखरण में ही ये IAF का जो गगन शक्ति हुआ था। अब थोड़ा सा 1 महीना पीछे चलते हैं। 1 महीने पहले यानी कि आप लोगों को ध्यान, अभी जो बात कर रहे हैं हम अप्रैल की कर रहे हैं। देखो थोड़ा सा टाइमलाइन में आपको समझा देता हूँ, ये हम अप्रैल मंथ की बात कर रहे हैं। इससे 1 महीने पहले क्या था, मार्च था, और उससे 1 मंथ पहले क्या था, फेब था। ठीक है, तो फेब में यानी कि फरवरी में 2 महीने पहले चले गए, तो फरवरी महीने में इंडियन एयरफोर्स ने वायु शक्ति कहाँ कंडक्ट करवाई थी एक्सरसाइज, ये भी इंडियन एयरफोर्स की ही थी, फरवरी 17 को कंडक्ट करवाई गई थी। और ये एक्सरसाइज भी एयरफोर्स की अच्छी काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज थी। इतनी बड़ी नहीं थी गगन शक्ति क्योंकि सबसे बड़ी थी, इसमें गगन शक्ति में तेजस हो, राफेल हो, चिनूक हो, अपाचे हो, सुखोई 30 हो, जैगवार हो, जितने भी एयरक्राफ्ट हैं भारत के जो कि बहुत बड़े बड़े, यहाँ तक कि आपका जो ग्लोब मास्टर है वो भी सब के सब यहाँ पे एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करा गया था और बहुत बड़ा ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुआ था। यहाँ पे वायु शक्ति में भी कुछ इसी तरीके का एक्सरसाइज थी, ये भी पोखरण में थी। उसके बाद मार्च में क्या हुआ था, मार्च 12 को एक भारत की जो पवित्र धरती है पोखरण, वहाँ पे फिर से एक एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई गई थी और उस एक्सरसाइज का नाम था भारत शक्ति। भारत शक्ति। मैं क्यों बता रहा हूं सारी चीजें, क्योंकि सारी चीजें कवर हो जाए। वायु शक्ति, भारत शक्ति, और अप्रैल में क्या था, गगन शक्ति। अप्रैल में क्या हुआ, गगन शक्ति। गगन शक्ति पहली बार नहीं, उससे पहले 2018 में भी हो चुका है, वो भी बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी। 2024 में भी बहुत बड़ी एक्सरसाइज। भारत शक्ति जो एक्सरसाइज थी ये ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज थी। ये क्या थी, ट्राई सर्विसेज, यानी कि तीनों सेनाएं इसमें इंक्लूडेड थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि पिछले 6 महीने में सबसे बड़ी एक्सरसाइज जो भी हुई है वो क्या हुई है, भारत शक्ति एक्सरसाइज हुई है। उसके बाद गगन शक्ति हुई है, क्योंकि गगन शक्ति IAF की सबसे बड़ी थी, पर जो भारत शक्ति थी वो ट्राई सर्विसेज की थी, जिसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना सभी ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा था। और वो इतनी बड़ी एक्सरसाइज थी कि जिसका बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ था। और याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहाँ पे मौजूद थे जब ये एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जा रही थी। तो बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि फेब में क्या हुई थी, वायु शक्ति, मार्च में क्या हुआ था, भारत शक्ति, और अप्रैल में क्या हुआ, गगन शक्ति। और आगे इस साल एक और एक्सरसाइज होने वाली है, आगे उसका डेट डिसाइड नहीं है, मे भी डिसाइड होगा, डिस्क्लोज नहीं है, और वो है तरंग शक्ति।
वो क्या है? तरंग शक्ति। तरंग शक्ति। और तरंग शक्ति इस धरती पर, इस देव धरती पर, भारत माँ की धरती पर होने वाली सबसे बड़ी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज होगी। और ये होगी IF यानी कि जो एयरफोर्स वाली जो एक्सरसाइज है उनकी ही 12 ग्लोबल एयरफोर्सेस, 12 अलग अलग देशों के जो एयरफोर्सेस हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे तरंग शक्ति में, जो कि इस साल आगे कभी भी, मतलब जो भी टाइम डिस्क्लोज होगा, जब पता चलेगा तब भी डिस्कस करेंगे। पर यहाँ पे आप लोगों को 4 मैंने एक्सरसाइज के बारे में मोटे रूप से यहाँ पे बताया, जो भी हमारी अभ्यास हुए थे, जैसे वायु शक्ति, भारत शक्ति, गगन शक्ति और तरंग शक्ति। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, सारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज आप लोगों के लिए एक ही जगह पे मिल गई है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। 4 नेशन ज्वाइंट मैरीटाइम कोऑपरेटिव एक्टिविटी इन साउथ चाइना सी। देखो ये साउथ चाइना का जो मुद्दा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो उस मैं चाइना कहने वाला था, और उस सी एरिया को, उस पूरे एरिया को, उस वाटरवेज को एक फ्री ट्रेड के लिए यूज करा जा सके, किसी एक देश का दबदबा वहां पे ना हो। दबदबा होने से मतलब क्या है कि भाई वहां पे उस एरिया का, उस जो पाथ है, मतलब पाथ इन सेंस की जो रास्ता है, उस पे अगर एक देश यानी कि चाइना, मोटे रूप से कहें तो चाइना, अगर वहाँ पे अपना दबदबा बना के रखेगा तो जो अलग अलग देशों के जो कार्गो शिप हैं या फिर जो मिलिट्री शिप्स हैं, वहाँ पे उन्हें खतरा होगा और उन्हें आवाजाही में दिक्कत होगी। इससे वर्ल्ड ट्रेड रुकता है, जो अपना साउथ ईस्ट एशिया का जो ट्रेड है वो रुकता है। तो इंडिया इसमें बहुत एग्रेसिव पार्टिसिपेट करता है कि भाई यहाँ पे साउथ चाइना सी में फ्री ट्रेड होना चाहिए। कोई भी किसी का एक यूँ कहे कि टोल लेने वाला कोई देश नहीं होना चाहिए, रोका टोकी करने वाला कोई देश नहीं होना चाहिए। और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को भी इंडिया पूरा सपोर्ट करता है कि भाई आप लोग चाइना से डरो मत। पर यहाँ पे जो ये 4 ऐसी ज्वाइंट मैरीटाइम कोऑपरेटिव जो एक्टिविटी 4 देश हुए थे उसमें इंडिया पार्टिसिपेशन नहीं था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता, बट जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पे कौन कौन इंक्लूड थे? यहाँ पे थे US नेवी, और यहाँ पे था ऑस्ट्रेलियन नेवी। क्योंकि आप लोग थोड़ा सा ध्यान देखोगे ना, जो साउथ चाइना सी है उससे थोड़ा सा ये जो साउथ ईस्ट एशियन के जो नेशंस हैं, अलग अलग यहाँ पे जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, उससे और थोड़ा नीचे जाओगे तो आप लोगों को ये ऑस्ट्रेलिया भी मिलेगा। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है। उसके बाद ये फिलीपीन, एक L आता है, डबल P, फिलीपीन नेवी। और आप लोगों को एक चीज ध्यान रखिए, साउथ चाइना सी को ईस्ट फिलीपीन सी भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज ईस्ट फिलीपीन सी। ठीक है। और US हो गया, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपीन और जापानीज, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट एरिया है। ठीक है। जापान, फिलीपीन, ऑस्ट्रेलिया और US की नेवीज ने यहाँ पे साउथ चाइना सी में एक जॉइंट मैरीटाइम कोऑपरेटिव एक्टिविटी करी थी। ये 4 आप जहाज देख रहे हैं, ये अलग अलग नेशंस के हैं। और इसमें जो यूनाइटेड नेशंस का एक कन्वेंशन है, लॉ ऑफ सी है, जिसको कहा जाता है UN क्लॉ, UNCLOS, UN क्लॉज। इसके तहत ये चारों देश चाहते हैं, मतलब ये चारों देश, इंडिया और भी बाकी के देश चाहते हैं कि यहाँ पे कोई भी किसी भी एक देश का प्रभाव ना हो, फ्री ट्रेड हो, फ्री यहाँ से आवाजाही हो। तो UN क्लॉज जो कन्वेंशन है उसको फॉलो रखने के लिए, उसका महत्व दिखाने के लिए इन चारों देशों ने मिलकर एक्सरसाइज करी। क्वेश्चन नंबर 7, इंडिया, मोजाम्बिक, तंजानिया ट्राइलेटरल एक्सरसाइज जो कि 2024 में कंडक्ट करवाई गई थी, यानी कि IMT ट्राइलेक्ट। इसको क्या कहा गया है? IMT, इंडिया, मोजाम्बिक, तंजानिया ट्राइलेट। ये स्पेलिंग है, आप लोग समझ ही गए होंगे कि इंडिया, मोजाम्बिक, तंजानिया और ट्राइलेटरल का ट्राइलेट, इतना सा लेके इसको एक नाम दे दिया गया IMT ट्राइलेट। यहाँ पे आप लोग ये क्लोजिंग सेरेमनी की फोटो देख रहे हो,
ये जो फोटो है ये क्लोजिंग सेरेमनी की है, जिसमें इंडियन नेवी, मोजाम्बिक नेवी और तंजानिया की जो नेवी के पर्सनल्स यहाँ पे बैठे हैं, ऑफिसर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो 2 फेज़ में कंडक्ट करवाया गया था, एक हार्बर फेज़ और एक सी फेज़। यानी कि जो हार्बर फेज़ था, हार्बर क्या होते हैं, हार्बर वो एरिया होता है जहाँ पे जहाज खड़े होते हैं, और सी क्या होता है, सी तो आपको पता ही है 2 फेजेस में था, सी फेज यानी कि समुंदर, और हार्बर फेज में इंडिया ने क्या करा, ये दोनों ही जो मोजाम्बिक और तंजानिया के जो पोर्ट थे वहाँ पे अपने भारत के जहाज गए थे। और हार्बर फेज में इंडियन नेवी के जो जहाज थे उन्होंने क्या कहा, ओपन टू पब्लिक कर दिया कि भाई वहाँ के जो भी लोग हैं आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आइए देखिए, जुड़िए, बातचीत करिए। सिर्फ मिलिट्री मतलब सिर्फ नेवी वालों तक ही सीमित नहीं रखा, वहाँ की जनरल ऑडियंस, जनरल पब्लिक तक इस बात को खुला कर दिया कि आइए, इंडियन नेवी के जहाज पर आपका स्वागत है, और देखिए, समझिए, और आपके देश की सुरक्षा आपकी देश की जो नेवी के साथ है उनके साथ हम डटकर खड़े हुए हैं और आप लोगों का साथ पूरा निभा रहे हैं। तो इस तरीके का एक जो वन वर्ल्ड वन अर्थ की जो फिलॉसफी है इंडिया की कि वसुदेव कुटुंबकम, उसको दर्शाते हुए इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया का जो ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज था। तो यहाँ पे 2 पोर्ट थे, एक मोजाम्बिक का पोर्ट था, मापूता पोर्ट, सॉरी मेरे को नाम याद नहीं है इनका तो मैं देख के लिख रहा हूँ, मापूता पोर्ट, ये है मोजाम्बिक का। और दूसरा जो पोर्ट था ज़ांज़ीबार पोर्ट, और आप लोग समझ ही गए होंगे ये तंजानिया का। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टॉपिक नंबर न्यूज़ नंबर 8, न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड। जी हाँ, अग्नि आप लोगों ने सुना होगा कि अग्नि भारत की, अब जैसे मैं बात जिक्र करी थी आप लोगों के साथ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, तो 1980s में 1980 के दशक में, जिसे 80 का दशक यूँ कहा जाता है, तो उस दशक में भारत अपने आप को आत्मनिर्भर तब से ही बनाने की कोशिश कर रहा है। तो स्वनिर्मित जो मिसाइल्स थी, जो डिफेंस सिस्टम था, उसको तैयार करने की कोशिश कर रहा है। उस टाइम पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप एक ऐसा प्रोग्राम शुरू करो जिसमें भारत के लिए मिसाइल बनाई जाए। तो उस प्रोग्राम का जो नाम था वो नाम था इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। उस प्रोग्राम का नाम था इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम के तहत, जिसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को लीड करने को बोला गया था, इसी के बाद उनका नाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया था। इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के जो हेड थे, लीड थे, वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर थे। और यहाँ पे 5 अलग अलग मिसाइल्स तैयार करी गई, जिसमें पहली थी पृथ्वी अग्नि और त्रिशूल, नाग एंड आकाश। तो ये 5 अलग अलग तरीके की मिसाइल, अलग अलग फीचर्स के साथ, अलग अलग जो सीरीज है वो शुरू करी गई। और यहाँ पे ये 5 अलग अलग मिसाइल्स, जो नाम है पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, इन पे जो नाम है वो यहाँ पे रखे गए। और अग्नि की अभी तक कुल मिला के 6 मिसाइल आ चुकी हैं। तो ये जो अग्नि P है, जिसको क्या है, अग्नि P, ये 6th है। इसे आप अग्नि प्राइम और अग्नि P या फिर अग्नि 6 भी नाम से जाना जा सकता है। तो अग्नि प्राइम जो कि 6th है, इससे पहले 5 और है। तो अग्नि प्राइम का जो रेंज है वो यहाँ पे आपका 2000 किलोमीटर के आसपास का रेंज है। और यहाँ पे आप लोग देखोगे कि भाई अलग अलग जो मिसाइल्स हैं उनकी अलग अलग रेंज होती है। तो यहाँ पे 1000 से 2000 किलोमीटर का जो रेंज है अग्नि प्राइम का है,
1000 से 2000 किलोमीटर का रेंज है और ये शॉर्ट डिस्टेंस की है। आप देखिए ये जो अग्नि प्राइम है ये बहुत लॉन्ग रेंज वाली नहीं है, शॉर्ट रेंज वाली है। और शॉर्ट रेंज भी कितना है, 1000 से 2000 किलोमीटर का भी शॉर्ट, मतलब देखा जाए तो शॉर्ट नहीं होता, बट फिर भी इसको शॉर्ट रेंज की कैटेगरी में यहाँ पे रखा गया है। और बहुत ही यहाँ पे शानदार तरीके से यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं फोटो कि अगर एक इंसान की कुल लंबाई 1.8 मीटर के करीब है तो उसके कंपैरिजन में ये अग्नि मिसाइल कितनी बड़ी है। इसका 10.5 मीटर की इसकी लंबाई है, तो बहुत एक यूँ कहें कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से 10 गुना बड़ी ये मिसाइल है और बहुत ताकतवर न्यूक्लियर मिसाइल है ये। इसमें न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटी है वो यहाँ पे इसमें इसको और प्राइम बनाती है और बढ़िया बनाती है। और इसको वही बात है जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जितने भी टेस्ट होते हैं वो साल दर साल टेस्ट चलते रहते हैं। तो जब भी इसकी डिप्लॉयमेंट होगी तो अपने जो पड़ोसी हैं मुल्क हैं, पड़ोसियों के साथ मुल्क जोड़ा जाता है, देश नहीं जोड़ा जाता। और चाइना की तरफ और पाकिस्तान की तरफ जहाँ पे भी इसका डिप्लॉयमेंट होगा तो ये एक अपने जो बॉर्डर सिक्योरिटी है उसको बढ़ाने में और उसको और सुदृढ़ करने में एक बहुत मेजर स्टेप है। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट रूप से आप लोग याद रखना कि अग्निपी, ये भी फिर से वही बात है कि कहाँ से, डीआरडीओ, ठीक है, ये किसने डेवलप करा है, डीआरडीओ ने। और इंडियन स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, इंडिया स्ट्रेटेजिक एसएफसी, डीआरडीओ एंड एसएफसी, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, ये जो दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलके इसको तैयार करा और काफ़ी इसका सक्सेसफुल परीक्षण रहा। कहाँ पे हुआ, अगेन ये आप लोगों को जानने की ज़रूरत, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती कि जितनी भी ये जो मिसाइल लॉन्च होती हैं वो कहाँ पे होती हैं, उड़ीसा में होती हैं। और जितने भी एक्सरसाइजेज आजकल जितने भी ज़्यादा हो रहे हैं वो पोखरन में हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, INSV तरीनी एक्सपीडिशन, ये एक तरीके का भारत का पहला एक्सपीडिशन था। एक्सपीडिशन क्या होता है, एक्सपीडिशन आप लोगों ने सुना होगा कि अगर किसी भी जगह पे कोई अभियान भेजना हो तो उसे एक्सपीडिशन कहते हैं। मान लीजिए किसी का आर्कियोलॉजिकल सर्वे करना है तो उसे भी एक्सपीडिशन बोला जाता है। आप कोई मूवीज़ वगैरह देखते हो तो उसमें कोई साइंटिस्ट वगैरह कहीं फॉसिल फ्यूल्स ढूंढने जाते हैं या फिर कोई एलियन कुछ ढूंढने जाते हैं तो उन्हें एक्सपीडिशन ही कहा जाता है, एक अभियान होता है ये। तो ये INSV अभियान क्या था, ये है इंडियन नेवल सेलिंग वेसल। ये जो आप लोगों को इमेज दिख रही है, ये जो नाव है, कश्ती है, बोट है, ये है इंडियन नेवल सेलिंग वेसल। तो ये वेसल है, यहां से ये गोवा से चले, 2 महीने का इन्होंने पूरा टाइम लगाया, गोवा से चले, मॉरिशस पहुंचे और वहां पे भी इनका बहुत धूम धड़ाके से स्वागत करा गया। मॉरिशस चले, मॉरिशस से वापस आए और फिर ये गोवा में आ गए। पूरे 2 महीने का इन्होंने पूरा समय लिया और ये इस तरीके का ये पहला, भारत का ये पहला अभियान था। तो इसको बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत उत्साह और बहुत यूँ कहें कि एक्साइटमेंट से इसको स्वागत करा गया। इसको हरी झंडी जब दिखाई गई थी तब भी न्यूज़ बनी थी। जब वापस आए तो ये देखा जाए तो इंडियन ओशन में इन्होंने बहुत टाइम स्पेंड करा। उसके बाद मॉरिशस गए, मॉरिशस से फिर वापस आए, सेल करते हुए गए। यानी कि सेलिंग आप लोगों को पता है कि हवा के सहारे वहाँ पे सेलिंग करते हुए जाना, तो थोड़ी कठिनाई होती है। एक जो नॉर्मल शिप या फिर जहाज होते हैं उसमें जो इंजन होता है उससे नहीं, हवा से सेलिंग करते हुए वहाँ पे जाना था। ठीक है, 6 मेंबर टीम थी। आगे बढ़ेंगे तो एनुअल मीटिंग ऑफ डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की डिफेंस मिनिस्टर्स की बैठक थी और ये बैठक थी आपकी कजाकिस्तान में ये बैठक थी, मिनिस्टर्स की बैठक थी। और इसमें भारत की तरफ से डिफेंस सेक्रेटरी ने पार्टिसिपेट करा था, डिफेंस मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट, यानी कि राजनाथ सिंह जी ने पार्टिसिपेशन नहीं करा। उसका कारण ये हो सकता है कि भाई देश में चुनाव आ गए हैं और भारत सरकार के जितने भी मंत्री हैं अब वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत अब अपने इलेक्शन प्रचार और उसमें लग गए हैं। बाकी यहाँ पे जो भारत के डिफेंस सेक्रेटरी हैं ये हैं हमारे भारत के डिफेंस सेक्रेटरी, और इनका नाम आप लोग ज़रूर जान लिए, श्री गिरिधर
श्री गिरिधर अरामने ये डिफेंस सेक्रेटरी हैं भारत के। अब अगर बात एससीओ की करें तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। इस्टेब्लिश कब हुआ था ये? 2001 में। 2001 में जब इस्टेब्लिश हुआ तो जब 6 मेंबर्स थे। अब आप लोगों को कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 झंडे दिख रहे हैं। टोटल अभी 9 होने चाहिए, ये झंडे 10 क्यों दिख रहे हैं हमें? मे बी एक ये एससीओ का कोई झंडा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या फिर कोई ऐसा देश होगा जो ऑब्जर्वर के रूप में बुलाया गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9 टोटल मेंबर हैं। 2017 में इंडिया एंड पाकिस्तान, इनको भी परमानेंट मेंबर बना लिया गया था। इंडिया और पाकिस्तान इससे पहले ऑब्जर्वर मेंबर रह चुके हैं एससीओ के, जैसे कि यहाँ पे भी कोई ऑब्जर्वर मेंबर होगा तभी हमें यहाँ पे फ्लैग्स, नंबर ऑफ फ्लैग्स 10 दिख रहे हैं। तो इंडिया और पाकिस्तान 2017 में परमानेंट मेंबर यहाँ पे बना लिए गए थे, इंक्लूड कर लिया गया था। और 2023 में भारत की अगुवाई में ईरान को भी इंक्लूड कर लिया गया था। तो ये टोटल यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो जाते हैं? 9 मेंबर्स यहाँ पे एससीओ के हो जाते हैं। आप लोगों को हेडक्वार्टर्स पता होना चाहिए, बीजिंग में है। और एससीओ का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है चाइनीज़ और रशियन और चाइनीज़ यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है, क्योंकि 2001 में जब ये इस्टेब्लिश करा गया था तो चाइना और रशिया मेजर रोल प्ले कर रहे थे यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी इस वीडियो में 10 महत्वपूर्ण खबरें जो कि डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती हैं। उम्मीद करता हूं कि इस तरीके की वीडियो आप लोगों को समझ में आई होंगी, पसंद आई होंगी। अगर आप लोगों के कोई सुझाव है कि मुझको कुछ चेंजेस ला के आप लोगों तक चीज़ें पहुंचानी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके की और वीडियोज़ आएँ और अलग अलग टॉपिक्स पे आएँ, क्योंकि जितना आप लोग बताएंगे, जो फीडबैक आएगा उसी हिसाब से काम होगा। तो जो भी कोई बात हो, क्वेरी हो, या फिर यूँ कहें कि कोई सजेशन हो, तो वो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, ताकि मैं, क्योंकि देखो मेरा मन है जनरल अवेयरनेस में आप लोगों का हेल्प करने का, आप लोगों तक चीज़ें पहुंचाने का। अगर मैं उसको कन्वीनियंटली नहीं पहुंचा पाऊंगा तो टाइम वेस्ट वाली चीज़ हो जाएगी, मेरी भी और आप लोगों की भी। तो कोई अगर सजेशन है और कोई अगर आप यूँ चाहते हैं कि भाई इसमें इस तरीके से हो, या फिर यूँ चाहते हैं कि भाई हाँ ये सही चल रहा है तो इसको और आगे बढ़ाओ, तो जो भी बात हो कमेंट जरूर करना। और टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाओ, ताकि जो भी बात हो, वीडियोस वगैरह जो भी आप लोगों तक पहुंचानी हो और पीडीएफ पहुंचानी हो, वो टेलीग्राम के माध्यम से आपसे पहुंच जाएंगे। चलिए, फिर मुलाकात होगी आपसे नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा नाम है कार्तिक और आप देख रहे थे प्लस माइनस यूट्यूब चैनल। अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, नमस्ते।